नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई स्पेसेस एकेडमी में। और मेरे द्वारा जो आपके लिए विज़न IAS की जो अभी हिंदी माध्यम में आपकी जो पॉलिटी की PT 365 आई है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन का आपका तरीका बता दूँ थोड़ा सा, या आप लोग ये भी देख लीजिए इसमें आपको कवर क्या किया हुआ है। अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 से रिलेटेड जो भी राज्य व्यवस्था से रिलेटेड जो भी यहाँ पे न्यूज़ हैं वो इस मैगज़ीन में दी हुई हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है पहला पॉइंट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हमारी विषय सूची है। इसमें जो आपका ये पहला पॉइंट है कि संविधान से जुड़े हुए मुद्दे, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया। देखिए यहाँ पे मैं छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वरना मैं भी एक तरीके का आपको इकट्ठा ही आपको अगर 6 से 7 घंटे में पूरी अगर बना भी दूँ वीडियो, लेकिन उससे क्या होगा कि आप लोग ना तो उसको इकट्ठा देख सकते हैं और ना ही वो बनाने में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो हो ही जाती है और आप लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके, जैसे कि यहाँ पे आपका ये पहला पार्ट मैंने यहाँ पे पहला आपका जो चैप्टर था कंप्लीट कर दिया। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ये दूसरा वाला चैप्टर, संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार की जो कार्य प्रणालियों से रिलेटेड जो भी इशूज़ रहे थे करंट अफेयर में, तो उनको हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी तरीके से आगे फिर हम लोग यहाँ पे टोटल आपका 3, 4, 5 और लगभग 8 टॉपिक आपको दिए हुए हैं। तो 8 वीडियो के अंदर मैं आपको एंड करने की पूरी कोशिश करूँगा। 8 के अंदर तो मैं आपको यहाँ पे कवर ही कर दूँगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को वीडियो देखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और चीज़ें अच्छे से समझ में भी आएंगी। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने, ये हमारा पहला टॉपिक ये तो कवर हो चुका था। अब हम लोग जो है आज दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तो चलिए पहुंचते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरा क्या है कि संसद और राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकार की जो कार्य प्रणाली है, इससे रिलेटेड, इससे जो भी रिलेटेड जो भी आपके चीज़ें करंट न्यूज़ में रही थी, तो इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, थोड़े से पहले मैं आपको स्ट्रेटजी अपनी बता दूं किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो बाद में आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे विजन IAS की जो मैगज़ीन आती है, तो यहाँ पे आपका 20-80% है, ये इस तरीके का रेशियो होता है। इस तरीके का मतलब कैसा कि जैसे कि 20% चीज़ें जो आपको सिर्फ प्योर 20% से भी कम, मैंने यहाँ पे 20 ज़्यादा लिख दिया है, 20% से भी कम जो है प्योर करंट अफेयर होता है। बाकी का जो आपका 80% होता है, ये आपका स्टैटिक जीके होता है, जो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहते हैं, जो कि यहाँ पे अगर आप छोड़ भी देंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपका इंपॉर्टेंट होता है सिर्फ 20%। इस मैगज़ीन में जो है केवल और केवल 20% डाटा ही आपके इंपॉर्टेंट है। 80% जो है, अब होता क्या है कि स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट अगर जिन्होंने स्टैटिक अगर अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है, तो वो इसको मैगज़ीन को पढ़ते हैं, तो उनको क्या होता है, ये 20 और 80 दोनों ही इंपॉर्टेंट लगते हैं और दोनों ही पढ़ने बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर उनको बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। और इससे अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस तरीके से आपकी चीज़ें हो रही हैं और ये पूरा ही आपको 100% पढ़ना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, या तो आप नए स्टूडेंट या फिर इस बार का अटैम्प्ट देने के लिए आप सीरियस नहीं है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो पूरा अगर पढ़ना पड़ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आप किस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो चलिए हम लोग अपने करेंट अफेयर को फोकस करते हुए यहाँ पे चीज़ों को एक्सप्लेन मैं करूँगा। स्टैटिक पोर्शन मैं आपका छोड़ दूँगा। अगर मुझे लगेगा कि जैसे कि कोई मेजर चेंजेस हुआ होगा किसी टॉपिक को लेकर, तो उसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अदरवाइज़ अगर कोई चेंजेस नहीं हुआ, छोटा मोटा चेंजेस हुआ, तो उसको मैं उतना ही चेंजेस बता के आपको आगे बढ़ जाऊँगा। तो चलिए, आज जो हमारा पहला जो चैप्टर के अंदर पहला जो टॉपिक है, वो राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ था 2022 में। तो यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव क्यों था, तो चुनाव हुआ था इसलिए यहाँ पे सुर्खियों में रहा था कि यहाँ पे हुआ है, जूम करके दिखा दूँ कि हाल ही में क्या हुआ कि भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ। तो बताइए, इस न्यूज़ को, इसी न्यूज़ को लेकर अब ये चुनाव हुआ, यहाँ पे कोई चेंजेस तो हुआ नहीं। क्या है कि इंडिविजुअली पर्सन चेंज हुआ, उनके ना तो चुनाव की प्रक्रिया में या फिर कोई प्रणाली में कोई चेंजेस नहीं हुआ। बाकी सब तो चीज़ें, अब मान लीजिए ये जो आपके आर्टिकल दिए हुए हैं 52, 54, 55, 56, ये तो आप बेसिकली स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब इसमें अगर मैं आपको फिर यही चीज़ें बताऊं कि अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 54 में लिखा है भारत के राष्ट्रपति चुनाव का निर्वाचन मंडल दिया, तो ये सब चीज़ें तो है आपका टाइम वेस्ट हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ के रखी हैं। तो यहाँ पे क्या था, बस इंडिविजुअल पर्सन चेंज हुआ, बाकी उनकी प्रणाली तो आप लोगों ने सबने पढ़ी है। तो चुनाव की प्रक्रिया में तो कोई चेंजेस हुआ नहीं। कौन कौन भाग लेते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं के, और दिल्ली, पुदुचेरी और अब तो जम्मू कश्मीर भी ऐड हो गया, तो इन सभी को मिलाकर ये सब चुनाव में भाग लेते हैं। यही सब चीज़ें हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुआ। इंडिविजुअल पर्सन जो है वही चेंज हुए हैं हमारे राष्ट्रपति जी, बाकी तो इनकी कार्यप्रणाली वगैरह सब वही की वही चल रही है।
यहाँ पे वही बात है कि उपराष्ट्रपति जी भी, इनका भी चुनाव हुआ था, तो जगदीप धनखड़ हमारे हो गए 14वें राष्ट्रपति। तो बस इतना ही चेंज हुआ है और कोई मेजर चेंजेस तो हुआ नहीं। तो हमारे टॉपिक के देखा, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें दी है। किस तरीके का चुनाव होता है किस आर्टिकल में, ये सब चीज़ें तो आप लोग बेसिकली पढ़ते ही रहते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको स्किप कर देना चाहिए। अगर ये भी अभी आप पढ़ रहे हैं तो फिर बुक में आप लोगों ने क्या पढ़ा है। चलिए हम लोग, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। बस यहाँ पे हम लोगों को मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि चीज़ें क्यों जो है फोकस में आई हैं और उनमें क्या कोई बिगेस्ट चेंज हुआ है। अगर कोई चेंजेस मेजर चेंज हुआ है तो वो हम लोगों को एकदम से रिलेवेंट हो जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो है हम लोग हल्का सा देख के निकल लेंगे। तो ये क्यों जो है सुर्खियों में रहा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने यह दावा किया था कि जो एजी पेरारिवलन जो हैं के क्षमादान के निर्णय लेने की जो है अनन्य शक्ति राष्ट्रपति के पास है, न कि तमिलनाडु के राज्यपाल के पास पे। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा दावा किया गया था कि जो क्षमादान की शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, जो राज्यपाल के पास में नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के इस दावे को देखिए अस्वीकार कर दिया। बस इतना सा हुआ है, कोई मेजर चेंजेस तो उनकी हुई नहीं है। तो बस यहाँ पे अब न्यूज़ में क्या चीज़ें आ गई कि राज्यपाल की नियुक्ति और उसे पद से हटाने की प्रक्रिया आप लोग पढ़ते ही हैं। अनुच्छेद 155 और 156 आ गया है। तो इसके तहत क्या होती है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहती है, पद धारण करता है। ये सब राज्यपाल के बारे में आप लोग बेसिकली पढ़ते ही रहते हो। अब यहाँ पे क्या किया, आप स्टैटिक में देखते हो यहाँ पे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। ये तो चीज़ें आप लोग बेसिकली पढ़ते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग जो इम्पोर्टेंट हमारे है पॉइंट ऑफ व्यू से बस उसको देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 72 में दी है क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को, 161 में दी है राज्यपाल को। बाकी ये सब अंदर का पोर्शन जो है एकदम स्टैटिक का है, प्योर। आप सिंपल बुक में भी ये आपको मिल जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो ये इसमें देखते हैं कोई चेंजेस हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि केरल विधानसभा ने जो है केरल लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2020 पारित हुआ। देखिए अभी विधेयक पारित हुआ है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुए, कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए, तो इतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं हो जाता। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा देखते कि लोकपाल लोकायुक्त की रचना, पद की जो रचना आई है किसके द्वारा की गई थी, ALM सिंघवी के द्वारा की गई थी। और इस शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट में किया गया था। और 2014 में केंद्रीय लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 को अधिसूचित किया गया था। बस इतना ही यहाँ पे रिलेवेंट है। थोड़ी सी यहाँ पे इसका जो है संरचना की बात कर लें तो संरचना वैसे तो पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि लोकपाल के तहत इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, अधिकतम 8 सदस्य इसमें शामिल होंगे। और इसमें जो है 50% जो सदस्य होंगे वो न्यायिक सदस्य होंगे, 50% जो है अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक एवं महिलाओं वर्गों में से होंगे। तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर जो हो गया आपका। और इसमें कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष एवं सदस्यों को 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो उसके लिए इनको नियुक्त किया जा सकता है। बाकी तो चयन समिति, संपत्ति की जब्ती, इतना जो है आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। बाकी ये सब चीज़ें तो आप लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। अगला जो हमारा है करंट अफेयर में संसदीय समितियाँ, पार्लियामेंट्री जो कमेटीज़ हैं, देखते हैं कि ये क्यों चर्चा में आई हैं, क्या इनमें कोई मेजर चेंजेस हुआ है या फिर नहीं। तो हमारा यहाँ पे देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों है। सबसे पहले आप लोगों को यही पढ़ना चाहिए सुर्खियों में क्यों है, क्या कोई मेजर चेंजेस हुआ है। तो इसमें बात की गई राज्यसभा सचिवालय, किसकी, राज्यसभा सचिवालय पर पहले व्यापक अध्ययन में एक कार्यदल ने संसदीय समितियों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए राज्यसभा के सभापति के समक्ष अपनी सिफारिशें प्रस्तुत किए हैं। किसके लिए, समितियों के कार्यकाल बढ़ाने के लिए। बताइए यहाँ पे आपको जो है इन्होंने सिफारिशें अपनी दी हैं। तो यहाँ पे कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं, अभी तो नहीं हुआ, सिफारिशें दी। अगर कोई आगे इनमें कोई प्रोग्रेस होगी तो वो आपको करंट अफेयर में वो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या हुआ कि राज्यसभा सचिवालय, यहाँ पे अनुच्छेद कौन सा आपका 98 में क्या है कि राज्यसभा सचिवालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 98 के निहित प्रावधानों के अनुसार की गई है। तो इसका आर्टिकल कौन सा आपका 98 हो जाता है। बाकी संसदीय समितियों के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं किस तरीके की होती हैं। यहाँ पे थोड़ा स्थायी और अस्थायी हम लोगों को देख लेनी है। हाँ, तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके लिए थोड़ा सा हो जाता है। वैसे बेसिकली ये सभी लोगों को मालूम ही होता है, लेकिन फिर भी मैं देख देता हूँ। तो ये समितियाँ किस तरीके होती हैं, स्थायी होती हैं। तो इनकी प्रकृति स्थायी होती है, इनका गठन समय समय पर किया जाता है और ये नियमित आधार पर कार्य करती हैं। दूसरी होती हैं आपकी तदर्थ समितियाँ, इनकी प्रकृति कैसी होती है, अस्थायी होती है और ये समितियाँ जो है इनको जो कार्य मिलता है वो पूरा करने के बाद में स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो संसदीय समितियाँ किस 2 तरीके की होती हैं, स्थायी और अस्थायी, या फिर तदर्थ इनको बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली बस, और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। इसको क्यों ये चर्चा में है इसको देख लेते। तो कैग जो CAG हमारे होते हैं, इन्होंने कहा है कि असम में जो NRC अपडेशन की परियोजना के लिए लॉजिस्टिक संबंधी व्यवस्थाएं हुई हैं, उनके अनुपालन ऑडिट पर रिपोर्ट जारी की है। तो इसने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें क्या हुआ है कि इसमें जो है असम में जो है NRC की अपडेट को लेकर डेटा से छेड़छाड़ से जुड़े जोखिम के बारे में इसमें बताया गया कि जो डेटा है उससे छेड़छाड़ से जुड़े हुए जो जोखिम है तो वो बस इसमें रिपोर्ट में बताए गए। कोई यहाँ पे NRC जो है आपका इसमें तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। NRC के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। NRC व्हाट इज़ NRC। तो NRC उन लोगों का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है जो भारत के क्या हैं, वैध नागरिक हैं। किसके? भारत के वैध नागरिक होने चाहिए। तो यह तत्कालीन यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है के प्रवासियों की पहचान करता है। तो असम में ये प्रॉब्लम है कि बांग्लादेश से जो आए हैं अवैध प्रवासी वो असम में बस गए, तो उन लोगों की पहचान के लिए जो है NRC लाया गया था। बस यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। वर्तमान में असम NRC तैयार करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? असम। ये भी देख लीजिए। और पहली बार इसने 1951 में तैयार किया था। 2019 में इसे अंतिम रूप से अपडेट भी किया गया था। तो बस हमारे मतलब की चीज़ यहाँ पे इतनी ही दी हुई थी। बाकी ये स्टैटिक का पोर्शन है तो इतना रिलेवेंट नहीं है। अगला जो हमारा करंट का टॉपिक है वो है प्रत्यायोजित विधान। तो आपका डेलीगेटेड जो लेजिस्लेशन है तो इसमें क्या चीज़ें आपको कोई देखें चेंजेस हुआ है या फिर नहीं, हम लोग देखते हैं। तो इसमें हुआ है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह निर्णय दिया है कि केंद्र और राज्यों के प्रत्यायोजित विधानों की शक्तियां जो हैं मूल कानूनों द्वारा दी गई शक्तियों से अधिक नहीं हो सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो ये अधिकारातीत और उन्हें प्रभावी नहीं होने दे सकता। तो देखिए बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो यहाँ पे ये बात है कि संसद कोई भी ऐसा जो आप यहाँ पे टोटल बात हो रही है आर्टिकल आपके 13 की। आर्टिकल 13 की कैसे बात हो रही है? आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी विधि संसद द्वारा विधि बनाई जाए या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कोई ऐसी विधि नहीं बनाई जा सकती है जो मूल अधिकारों का हनन हो सके। यदि अगर वो मूल अधिकारों का हनन करती है तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो यही बात आप आर्टिकल 13 में इसको इस इन्फॉर्मेशन से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मूल कानून द्वारा दी गई शक्ति से अधिक नहीं होगी। मान लीजिए अगर कोई केंद्र सरकार या राज्यों के सरकार में कोई शक्तियाँ या फिर विधायी शक्तियाँ कोई ऐसा कानून नहीं कोई बना दिया जाए तो ऐसा नहीं कि वो मूल कानूनों यानी कि यहाँ पे मौलिक अधिकारों की बात हो। मूल कानूनों का तात्पर्य यहाँ से आप मौलिक अधिकारों से लगा सकते हैं। कोई विधि ऐसी नहीं होगी जो आप मूल अधिकारों के ऊपर आपके स्थापित हो जाए। तो वो शक्तियाँ कैसी रहेंगी? वो जो हैं प्रभावी नहीं होंगी अगर वो मूल अधिकारों का हनन करेंगे। तो बेसिकली यही बात इसमें लिखी है। अगला जो है तो बस यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट बस इतना था, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बाकी का तो यहाँ पे इतना ज़्यादा रिलेवेंट देखिए मैं छोड़ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि देखिए मैं कुछ जानबूझ के ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी मुझे भी जो है थोड़ा बहुत जितना भी जैसा भी एक्सपीरियंस है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ। तो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है बस वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पर विश्वास रखिएगा कि इतने से ही आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों ने स्टैटिक नहीं पढ़ा है तो देखिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये भी मैं आपको संकेत कर रहा हूँ कि अगर आपने स्टैटिक ढंग से नहीं पढ़ा है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका स्टैटिक अच्छा है, आपने अच्छी तरीके से मान लीजिए जो पॉलिटी की बुक एक लक्ष्मीकांत ही आप ले लिए, अगर लक्ष्मीकांत भी आपने पढ़ी है तो उसके बाद में इसको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अपडेट करने के बाद में आपसे क्वेश्चन जो है आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए अगला जो हमारा है इसमें क्या है कि पंचायत उपबंध यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम जो 1996, इसको पेशा एक्ट भी बोलते हैं। तो पेशा एक्ट अभी सुर्खियों में आया है। तो क्यों आया है इसको देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंचायत उपबंध अधिनियम यानी कि जिसको पेशा अधिनियम बोला जाता है 1996 का है तो को लागू करने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। तो अभी देखिए अभी किस में लागू हो गया, तो छत्तीसगढ़ में देखिए ये जो है अधिसूचित किया जा चुका है। तो अब यहाँ पे क्या है कि चेंजेस क्या हुआ है, इसको छत्तीसगढ़ में भी लागू हो गया। तो अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ लागू हुआ है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कितने स्टेट में पहले लागू हुआ था। और अगर स्टैटिक पता है तो आपको पता होना चाहिए कि पेशा एक्ट किस लिए था। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बता भी देता हूँ। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ इस प्रकार के नियम बनाने और पेशा कानून लागू करने वाला देश का कौन सा बन गया है? 7वां राज्य बन गया है।
टोटल अब कितने हो गए? 7। इससे पहले 6 थे। तो 6 में कौन कौन से हैं आपके? आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना, ये पहले से ऐड थे। अब 7वां राज्य बन गया छत्तीसगढ़। तो ये तो हमारा हो गया चेंजेस, ठीक है। थोड़ा सा पेशा एक्ट के बारे में भी बता दूं मैं आपको। तो पेशा एक्ट के बारे में आप थोड़ा इतना जान लीजिए कि पेशा अधिनियम 1996 को जो है दिलीप सिंह भूरिया समिति, कौन सी समिति थी? दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों के आधार पर पारित किया गया था और इसका उद्देश्य था जनजातियों का सशक्तिकरण करना और उन्हें मुख्यधारा में लाना। तो बेसिकली किसके लिए बनाया गया था? जनजातियों के लिए, उनके सशक्तिकरण और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए जो है ये बना था आपका पेशा एक्ट। तो बस यहाँ पे यही आपकी इन्फॉर्मेशन काम की थी। बाकी तो आपका जो है अनुसूची, ये आर्टिकल वगैरह आप बेसिकली पढ़ते ही रहते हैं। चलिए अगला जो हमारा है कि अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ जो कि आपकी छूट जाती हैं तो अलग से इनको दे दिया जाता है करंट अफेयर में। यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा में था लाभ का पद। तो हमेशा ही चर्चा में रहता है लाभ का पद, जब भी देखेंगे तो लाभ का पद चर्चा में बना ही रहता है। बस यहाँ पे इतना आप लोगों को याद रखना है कि लाभ का पद जो है इससे जो है संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में जो है परिभाषित नहीं किया गया। बस आपसे स्टेटमेंट सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि लाभ का पद संविधान में भली भांति परिभाषित है या फिर जनप्रतिनिधि अधिनियम में भली भांति परिभाषित है। इस तरीके से आपका स्टेटमेंट पूछा जाएगा। बस इससे ज़्यादा इससे क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, ना ही पूछे जाने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जो इसको MPLAD यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम रूल्स जो होता है, तो इसको लेकर देखते हैं कि क्या कोई चेंजेस हुआ है। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ हल्का सा एक छोटा सा चेंजेस हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि वित्त मंत्रालय ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास यानी कि जो MPLAD इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, नियमों में संशोधन किया, जिसके तहत ये जो निधि होती है, ये निधि दी जाती है किसको? MLAs को वगैरह को, ये जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं उनको दी जाती है क्षेत्रीय विकास के लिए। तो ये जो निधि जमा होती है तो इस पर जमा पर जो ब्याज मिलेगा वो अब जाएगा भारत की संचित निधि पर। पहले कहाँ पे जाता था? पहले इसी जो है अर्जित ब्याज जो होता था वो इसी निधि में ही जमा हो जाता था, जो इस पर ब्याज मिलता था। अब कहाँ पे जाएगा? भारत की संचित निधि पर। तो ये जो है यहाँ पे बस सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है कि इस पे जो ब्याज मिलेगा वो अब जाएगा भारत की संचित निधि के खाते में चला जाएगा। और पहले कहाँ रहता था? पहले जो है इसी निधि में इसका ब्याज जमा हो जाता था। बस इतना सा यहाँ पे बताइए चेंजेस हुआ है। उसके बाद इतना ज़्यादा देते हैं कि क्या होता है कि वो तो करंट अफेयर बढ़ाने के लिए थोड़ा सा दे ही देते हैं कि वो सोचते हैं मतलब कि करंट अफेयर थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि रिवीजन भी हो जाता है पूरी, और मान लीजिए किसी का स्टैटिक पोर्शन कवर है तो उसको दिक्कत नहीं होती है। अगला यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसके तहत प्रत्येक सांसद को जो है 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की दर से 2.5 करोड़ की 2 किस्तों में फंड मिलता है। यानी कि टोटल कितना मिलता है? 5 करोड़ मिलता है प्रतिवर्ष, यानी कि 5 करोड़ रुपए मिलता है प्रतिवर्ष इनको जो है विकास कराने के लिए। अगला है कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या है देख लेते हैं। तो नेशनल ई विधान जो एप्लीकेशन है प्रणाली को नागरिकों और विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है। इसमें जो है विधायी निकायों से संबंधित सभी कार्यों और डेटा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। तो ई विधान को NEVA के रूप में पुनः नामित किया गया है और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है शुरू करने वाला जो है इसका नोडल मंत्रालय। बस यहाँ पे आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगला है जिलों का निर्माण और उत्पादन। तो ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में 7 नए ज़िले बना दिए हैं। तो यहाँ पे ज़िले किस तरीके से बनते हैं इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। तो जिलों का निर्माण और विघटन कैसे किया जाता है अगर चर्चा करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस संबंध में जो है संपूर्ण शक्ति किसके पास में होती है? राज्य सरकार के पास में। जिलों से संबंधित किसके पास में होगी? राज्य सरकार के पास में। और स्टेट और राज्य से संबंधित किसके पास शक्ति होगी? वो जो होगी आपकी संसद के पास में। तो यहाँ पे कि राज्य सरकार विधानसभा में एक कानून पारित कर या केवल एक आदेश जारी कर नए जिलों का निर्माण या विघटन कर सकती है। इसकी अधिसूचना को राजपत्रित में अधिसूचित किया जा सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है। हालांकि किसी जिले या रेलवे स्टेशन के अगर नाम में परिवर्तन करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। अगर नाम में चेंज करेंगे तो आपको परमिशन लेनी जो है आवश्यक हो जाती है। अगला यहाँ पे कि विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे?
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दल बदल से संबंधित संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत किसी विधायक के विरुद्ध एक अयोग्यता याचिका का निर्णय करते समय विधानसभा अध्यक्ष उस विधायक को पूर्व विधानसभा, देखिए यहाँ पे बेसिकली इतना है कि जो दल बदल के आधार पर जो निर्णय लिया जाता है, तो इसमें ये कहा कि कोई भी अध्यक्ष जो है विधायक को उसके अयोग्यता, आप किसी विधायक को अयोग्य तो ठहरा सकते हो, लेकिन उसका जो टैग है पूर्व विधानसभा सदस्य का, ये टैग आप उसके दर्जे को, यानी कि उस दर्जे को आप समाप्त नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पे उसने सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यहाँ पे जो है नोटिस दिया हुआ है। बस अगला जो हमारा है वो राजभाषा पर संसदीय समितियों। तो इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में एक इस समिति ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो ये जो है समिति काम किसके लिए करती है, चलो इसको देख लेते हैं। तो इस समिति का गठन कब हुआ था? 1976 में राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत। इसका गठन जो है गृह मंत्रालय करता है, केंद्रीय गृह मंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। यह समिति जो है राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सौंपे गए कार्य क्या दिए गए कि आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के उपयोग में हुई जो प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करनी है और साथ ही आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना जो है इस समिति का काम सौंपा इसको गया था। बस इतना था इसमें। और अगला जो है हमारा पूर्वोत्तर परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न जो काउंसिल है, ये चर्चा में क्यों रही, हम लोग इसको देख लेते। तो यहाँ पे सिर्फ ये हुआ कि प्रधानमंत्री ने NEC की जो 50 साल पूरे होने पर पूर्वोत्तर के विकास के लिए 8 स्तंभों पर जो है कार्य करने पर बल दिया है। तो इसके 50 साल पूरे हुए हैं, तो इस तरीके से ये जो है चर्चा में आई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थापना इसकी जो है संसद के द्वारा होती है और नियंत्रक निकाय है, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रशासनिक नियंत्रण के में जो है काम करती है। संरचना इसकी देखें तो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसमें टोटल कितने राज्य हैं? 8 राज्य। टोटल कितने स्टेट हैं? 8। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जो है इसमें शामिल हैं। कार्य इसके क्या हैं कि तो पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ाना, पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय विवादों के जो है समाधान के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये रही आपकी पूर्वोत्तर परिषद के बारे में कुछ जानकारी। अगला है हमारा क्षेत्रीय परिषद। तो क्षेत्रीय परिषद के बारे में भी जान लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले तो इसको न्यूज़ में क्यों है, फिर इसके क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा जानेंगे। क्षेत्रीय परिषद की बैठक कोलकाता, देखिए इसकी अभी एक बैठक आयोजित हुई है कोलकाता में, तो इसलिए जो है ये चर्चा में आ गई। तो कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग क्षेत्रीय परिषद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है संसद के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 के तहत की गई। संरचना में आपके अध्यक्ष जो हैं कौन होते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री और सदस्य के तौर पर जो है प्रत्येक राज्य से जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री तथा उस जोन में शामिल केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कार्य क्या है इनका कि निम्नलिखित के संबंध में चर्चा और सिफारिश देना। किस किस के संबंध में? तो ये जो संबंध में चर्चा करेंगे, आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में साझे हित का कोई मामला हो, या फिर सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यकों, या फिर अंतर्राज्यीय परिवहन से संबंधित कोई मामला, या फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित उत्पन्न होने वाला कोई मामला हो। तो इनको लेकर ये जो है चर्चाएँ होती हैं इस परिषद में। अगला जो है देखिए हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो तो हमारा एंड हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो भी न्यूज़ हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगर कोई प्रॉब्लम है, देखिए आप लोगों, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर इसकी PDF भी दे दीजिए। PDF देखिए आप लोगों को मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पे आपको जाना है? आपको गूगल पे सर्च करना है विजन IAS PT 365 इन हिंदी। अगर आप इतना सर्च करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे विजन IAS की वेबसाइट पर। अब वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं विजन IAS की वेबसाइट पर जाकर। तो आप आसानी से वहाँ पर आपको मैगज़ीन मिल जाएगी। फिर भी अगर नहीं मिल रही, वहाँ पे अगर नहीं मिल रही तो आप दोबारा कमेंट करिए, तो फिर मैं कुछ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जहाँ मैं इसकी PDF आपको दे दूँगा। वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे केंद्र राज्य संबंधों की।